दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए, हर देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें चालबाजी, उसमें लोगों में हताशा पैदा करना, लोगों के अंदर अनरेस्ट पैदा करना, अफवाहें फैलाना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, नकली दस्तावेज पेश करना और विदेशी पैसों से अपने मुल्क को बर्बाद करने के कई मंसूबे सामने आते हैं। और ये सारा का सारा खेल सत्ता का होता है। हिंदुस्तान ने इसको पिछले कई सालों में बहुत बार झेला है। यहाँ लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कामयाब नहीं हो पा रही। या ये कह सकते हैं कि हमारे जख्म अभी इतने हरे हैं क्योंकि हमने 700 साल से ज़्यादा गुलामी झेली है, इसलिए हम आज इस तरह की बातों में जल्दी से नहीं फंसते। लेकिन फिर भी हमें इस बात को नकारना नहीं होगा कि यहाँ पर भी इस तरह की ज़मीन कुरेदने वाले कीड़े हमेशा मौजूद रहे हैं। मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, वहाँ पर एक गोधरा कांड हुआ। उसके बाद मोदी जी को बहुत ज़्यादा जांच से गुजरना पड़ा, बल्कि उनको 24 घंटे से ज़्यादा भी ग्रिल किया गया। सीबीआई द्वारा उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने उन सारी पूछताछ से अपने को बाहर निकाला और वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में सामने आ गए। जब वो प्रधानमंत्री बन गए, उससे पहले अमेरिका, जो उस वक्त कांग्रेस के हाथ में खेल रहा था, वो उन पर वीजा की पाबंदी लगा चुका था। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उसे मजबूरन ये पाबंदी हटानी पड़ी। लेकिन जब यहाँ पर ऐसा हुआ तो यहाँ के कई पार्लियामेंटेरियंस जो थे, जो संसद सदस्य थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर अमेरिका को कहा कि यह व्यक्ति हत्यारा है, जेनोसाइड का आरोपी है, इस व्यक्ति को आप वीज़ा ना दें, इसको वहाँ पर आने की इजाज़त ना दें। ये एक बहुत बड़ी चाल थी। यहाँ से मोदी के खिलाफ चालों का सिलसिला शुरू हो चुका था, क्योंकि मोदी जिस तरह की मानसिकता, जिस तरह का जोश और जिस तरह की खुली एक, जो कहते हैं ना, विचार की अपनी और अपने टारगेट की एक राह लेकर चले थे, वो एक लंबे समय तक चलने वाली राह थी। तो ये इनको समझ में आ गया था, तो इन्होंने कहा कि इसको यहीं पे गिरा दिया जाए तो बेहतर होगा। तो उसमें हुआ यूं कि उसके बाद अलग अलग तरीके से मोदी को घेरने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, कभी राफेल के नाम पर हंगामा किया गया कि उसमें मोदी जी ने भ्रष्टाचार किया है और उसमें पैसा खाया है। जब वो तीर निशाने पर नहीं लगा तो उसके बाद हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने की कोशिश की गई। कोई भी कानून, चाहे वो अच्छा बना हो, उसके बारे में भी अफवाहें फैलाई गई। खास तौर पे एक धड़ा, एक वामपंथियों का धड़ा और कांग्रेसियों की जो गठजोड़ था, उसने हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचाने, झूठ फैलाने, जिस काम में वो आज भी लगा हुआ है, ये करने की कोशिश की गई। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का खेल है। सत्ता को पलट दिया जाए और हम सत्ता में आ जाएं। जो 25,000 से ज़्यादा एनजीओ बंद हो चुके हैं, जो बड़े बड़े नेताओं की बीवियों के या फिर ब्यूरोक्रेट्स की बीवियों के या फिर बहुत दूसरे किस्म के जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उनकी बीवियों के जो एनजीओ चल रहे थे, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया विदेशों से आ रहा था, वो सब मोदी जी ने बंद कर दिया। जब इस तरह से दुकान बंद होती है तो फिर बहुत तकलीफ होती है, और वही तकलीफ इन सबको हुई थी। इसी तरह से जब नोटबंदी हुई तो नोटबंदी में भी, अब आप सोचिए, आप 2 साल से कोरोना की वजह से अपनी दुकान बंद रख रहे हैं, आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। इन लोगों की तो पिछले 7-8 साल से दुकानें बंद हो गई हैं, इनके साथ क्या गुजर रही होगी। ये तो बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं। इस तरह से जब जीएसटी लाई गई तो उसकी भी बुराई की गई, उसके बारे में भी अफवाहें फैलाई गई। जब ट्रंप साहब अपने इलेक्शन के सिलसिले में हिंदुस्तान में आए तो यहाँ पर दिल्ली में दंगे करवा दिए गए, ताकि ट्रंप के यहाँ पर होते समय दिल्ली में दंगे होने का मतलब है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी होना, और उस बदनामी के चलते मोदी सरकार का कमजोर हो जाना। इन्होंने शाहीन बाग का कार्ड फेंका
और शाहीन बाग में मुसलमानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की, लेकिन वो चाल भी फेल हो गई। कुछ समय के बाद वो आंदोलन भी ठंडा पड़ गया और आखिरकार धीरे धीरे खत्म हो गया। इसी तरह से फिर इन्होंने एक और नया गेम शुरू करा। वो ये था कि इन्होंने अवार्ड वापस करने शुरू कर दिए। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सहिष्णुता नहीं रही, यानी हिंदू हर तरफ मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर मार रहे हैं। इनके कहने का मतलब यही था, जो इन्होंने अफवाहें फैलाई। इनका मतलब था कि हर तरफ मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, जबकि लिंचिंग हिंदुओं की भी हुई है, लेकिन इन्होंने इसको कभी नहीं उछाला। इन्होंने कहा मुसलमानों के साथ सहिष्णुता नहीं दिखाई जा रही, उनकी लिंचिंग हो रही है, उनको मारा जा रहा है, हिंदुस्तान इम्पेशेंट हो गया है, हिंदुस्तान में सहिष्णुता खत्म हो गई है। जब से मोदी आए हैं उन्होंने देश में नफरत पैदा कर दी है। तो इस तरह से इन्होंने इस चाल को चला, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। सबके अवार्ड वापस आ गए, किसी ने अपने पैसे वापस नहीं किए, अवार्ड तो फिर वापस मिल जाएंगे। ये एक नया ड्रामा रचा गया, लेकिन ये भी सिरे नहीं चढ़ा। इसके बाद हुआ ये कि इन्होंने किसानों को भड़काया और किसानों को भड़काकर अलग अलग रास्तों को बंद करवाकर दिल्ली को सीज करने की कोशिश की। इसमें एक और बहुत बड़े कलाकार जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, वो मिस्टर केजरीवाल है। केजरीवाल साहब जिन्होंने भ्रष्टाचार, लोकायुक्त के नाम पर आंदोलन किए, भूख हड़तालें की, उन्होंने आज तक लोकायुक्त पे कोई काम नहीं किया। उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर ठंड में रजाई ओढ़कर ये कहा कि 26 जनवरी को परेड निकालना पैसे की बर्बादी। आज वो जगह जगह जाके झंडा भी फहरा रहे हैं। आज वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। जो राजनीतिज्ञों को गालियां दिया करते थे वो आज राजनीतिज्ञ बन गए हैं। वो हर चीज का ठीकरा मोदी सरकार पर फोड़ देते हैं। उन्होंने भी किसानों को समर्थन दिया, वामपंथियों ने भी दिया, कांग्रेस ने भी दिया, ममता बनर्जी ने भी दिया, इधर आरएलडी अजीत सिंह की पार्टी ने भी दिया, समाजवादी पार्टी ने भी दिया, सबने दिया। सबको यह था कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा कहीं हमें भी मिल ही जाए, यानी वोट हमारी जेब में भी आ ही जाए। लेकिन वो मामला भी सिरे नहीं चढ़ा। इस बीच में क्या हुआ कि हिंदुस्तान में एक बहुत गजब की बात हुई कि यूपी में बहुत बड़ी मेजॉरिटी से आदित्यनाथ योगी जीत गए और उन्होंने सरकार बना ली। अब यहाँ पर मोदी जी की लोकप्रियता तो थी ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर यूपी में बदनाम करना शुरू किया गया। अभी कोरोना के टाइम पे कहा गया कि जितनी गंगा में लाशें बह रही हैं ये जानबूझकर चुपके चुपके बहाई गई हैं, ये सब कोरोना से लोग मरे हैं, गांव के गांव खाली हो गए हैं। और खास तौर पे वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए जितने भी पत्रकार हैं या जितने भी अखबार हैं या जितने भी पोर्टल हैं या जितने भी यूट्यूब में चैनल्स हैं, उन्होंने तो जबरदस्त तरीके से योगी पर हमला कर दिया। लेकिन उससे भी कोई बात नहीं बनी। धीरे धीरे वो भी ठंडे पड़ गए, क्योंकि दूसरा मीडिया में जो एक पक्ष है वो भी तैयार खड़ा था। उसने इनकी पोल पट्टी खोल दी। उन्होंने बताया कि ये सालों से हो रहा है और ये जो चित्र आपने दिखाए, जो खबरें दिखाई हैं, ये अखिलेश यादव के टाइम की है। तो ये अपनी चोरी करते हुए खुद ही पकड़े जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से डांट खाते हैं, शर्म नहीं आती, माफी मांगते हैं, लेकिन फिर अपने काम में लग जाते हैं। क्योंकि इनका मकसद आप नहीं है, इनका मकसद समाज नहीं है, आपका भला नहीं है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। ये सत्ता हथियाना चाहते हैं, इनको सत्ता मिल जानी चाहिए। आप गर्क में जाएं, इनको कोई मतलब नहीं है। पिछले 70, 72, 73 सालों में इन्होंने क्या किया है आप देख लीजिए। आप हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, कहां पे क्या खड़ा है। गांवों में जहां पर डिस्पेंसरी बनवाई गई, टूटी फूटी डिस्पेंसरी बनवाई गई, वहां भैंसों का चारा रखा हुआ है, बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया। जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया वो आज एक चरमराई की स्थिति में पहुंच गया। दोबारा से देश को खड़ा करना कोई आसान काम नहीं होता, और इनको मालूम है कि अगर देश अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लोग सब कुछ समझने लगे, तो इनकी वापसी दोबारा नहीं हो सकती। और इसीलिए ये चाहते हैं किसी भी तरीके से मोदी की सरकार को गिरा दिया जाए। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों की तुष्टीकरण की इन्होंने शुरुआत कर दी। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हिंदुस्तान के जितने भी संसाधन हैं, यानी कोयले की खदानें हैं, पानी है, जहाँ भी सोना अबरक जो भी कुछ निकलता है या तेल निकलता है, उस पर पहला हक मुसलमानों का है।
ये बड़ी अजीब सी एक स्टेटमेंट थी जो मनमोहन सिंह जी ने दी थी, लेकिन उस समय उनको लग रहा था कि शायद इस वजह से मुसलमानों के वोट मिल जाएंगे, जो नहीं हुआ। इसी तरह का खेल इन्होंने पहले भी खेला था, जब इन्होंने शाहबानो केस में अपने हाथ पीछे खींच लिए थे और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बदल दिया था, और उसके बाद फिर हिंदुओं को खुश करने के लिए राम मंदिर में शिलान्यास करवा दिया था, ताला खुलवा दिया था। तो ये इस तरह का गेम, ये माइंडसेट के साथ जो है ना, ये जो लोगों के ये खेलते रहते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। ये बहुत ही घातक तरीके से अपनी तैयारी करके चलते हैं और आम आदमी फंस जाता है। इन्होंने कश्मीर पर भी यही किया, कश्मीरियों का पलायन हुआ, किसी ने कोई चिंता नहीं की। वो बेचारे पता नहीं कहां कहां दर दर भटक कर अपने छोटे छोटे आशियाने बनाकर अपना जीवन काट रहे हैं। उनकी नस्लें कश्मीरियत भूल चुकी हैं, कश्मीर की भाषा भूल चुकी हैं, खान पान भूल चुकी है। कौन उसका जवाब देगा? आप देखिए, पठानकोट पर हमला हुआ, वहां पर मोदी जी ने कहा कि भाई आप पाकिस्तान को आप अपनी जांच एजेंसी भी भेजिए, और देखिए हम सच बताते हैं, आप हमेशा कहते हैं हम आपको सबूत नहीं देते। जब उन्होंने उसको बुलवा लिया तो यहाँ पर इन लोगों ने तुरंत हंगामा शुरू कर दिया। देखिए जी, आज तो देश में पाकिस्तान हमारी जांच करने आ रहा है, मोदी तो बिल्कुल कमजोर है, डरपोक है, वो तो छिप जाता है, उसकी आवाज नहीं निकलती है। हर तरह का लांछन उन पर लगाया गया। उसके बाद पुलवामा हो गया। पुलवामा होने के बाद तो इन्होंने आरोपों की झड़ी लगा दी। इन्होंने मोदी को गाली देने में, कोसने में या उनको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसके साथ साथ इन्होंने सेना को भी घसीट लिया कि सेना क्या, खुफिया विभाग कर क्या रहा था। सेना हमारी बिल्कुल पंगु बना दी गई है, मोदी जी ने उसको बर्बाद कर दिया है। उसके बाद मोदी जी ने अपना कारनामा दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद एयर अटैक हुआ। जब ये सब हो गया तो इनको लगा ओहो ये तो पासा उल्टा पड़ गया। तब इन्होंने कहा कि हमें सबूत दो, हमें सबूत पेश करो, क्योंकि पाकिस्तान तो कह रहा है कि आपने वहां 2-4 पेड़ गिराए हैं, 2-4 कबूतर गिराए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू साहब इसमें सबसे आगे रहे। केजरीवाल साहब बड़ी चालाकी से अपनी इसी बात को कहते रहे। कांग्रेसी तो खैर खुलकर मैदान में थे, और वामपंथी तो अपने समाचार पत्रों में और अपनी बातों में ये बात कही रहे थे। तो इस तरह से इन्होंने मोदी को फिर घेरने की कोशिश की। यहां भी इन्होंने उनको छोड़ा नहीं, लेकिन जब पाकिस्तान के कुछ जनरलों ने बाद में इस बात को खुद ही मान लिया तो उन्होंने सीधा सीधा मुंह में दही जमा ली, चुप हो गए, एकदम चुप बैठ गए। तब तक ये दूसरा गेम खेल चुके थे। इन्होंने नई टूल किट, जो पहले किसानों के टाइम पे टूल किट इन्होंने तैयार की थी, जिसमें 26 जनवरी को कैसे 26 जनवरी की परेड को उसमें विघन डाला जाएगा, लाल किले पर कैसे कब्जा किया जाएगा, कैसे दिल्ली में अफरा तफरी की जाएगी, खून खराबा किया जाएगा। जब ये पकड़ा गया तब उसके बाद ये खिसक कर दूसरी तरफ चले गए, और इन्होंने किसानों को भड़काना बंद नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी खाल बचा ली। उसके बाद हुआ क्या कि चाइना का और जो कांग्रेस की कुछ सरकारें हैं, उनका पैसा जो इनके पास पहुंच रहा था, उनको इन्होंने दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल करना शुरू किया। उनसे हंगामे करवाए गए, उनसे तोड़फोड़ करवाई गई, पुलिस पर हमला करवाया गया। इधर चीन और भारत के बीच तनातनी हो गई, हमारे कुछ सैनिक शहीद हो गए। इस पर इन्होंने फिर हंगामा किया। इन्होंने सर पे आसमान उठा लिया, और कोई ऐसी तोहमत नहीं थी जो मोदी पर ना लगाई। उन्हें कायर कहा, उन्हें कहा ये डरपोक आदमी है, ये कुछ नहीं कर सकता, इस आदमी के बस का कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने तो पता नहीं क्या क्या अपशब्द मोदी जी के लिए बोले, जैसे कि वो सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन जब बाद में पता चला कि भारत की फौज ने भी उनके 40 से ज्यादा फौजी मार दिए थे, कमांडर मारा था, और कमांडर की बात खुद चाइना ने स्वीकार कर ली, तो फिर ये पीछे खिसक गए। फिर इन्होंने नए टूल किट को ढूंढना शुरू कर दिया। फिर आ गया कोरोना, और कोरोना इस दौरान चल ही रहा था। कोरोना इस दौरान तो इन्होंने कोरोना में अब दोबारा से फिर मोदी को घेरने का नया प्लान बना लिया। पहले तो कोरोना में मोदी के डॉक्टरों के लिए जो आम आदमी ने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए थालियां बजाई, उसका मजाक उड़ाया, आज तक मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया
इन्होंने लोगों को भड़काना शुरू किया कि मोदी की वजह से कोरोना फैल रहा है, मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जो है अपना घूमने में लगे हुए हैं, मोदी विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, मोदी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। धीरे धीरे कोरोना कंट्रोल में आ गया और ये चुप हो गए। अब इन्होंने नया कोई हथियार ढूंढना शुरू कर दिया। अब नया हथियार इनके पास कुछ था नहीं, लेकिन इसी बीच दोबारा से कोरोना आ गया। अब दोबारा से कोरोना आने के बाद सबसे पहले कूद कर प्रेस के सामने केजरीवाल आते रहे कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, मेरे को कुछ दिया नहीं जा रहा। आप देखेंगे किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह की हाय तौबा नहीं मचाई। सबको ऑक्सीजन दी गई, सबके यहाँ लोगों की जान गई, लेकिन दिल्ली में जिस तरह की तबाही मची उसके पीछे इनका निकम्मापन था। लेकिन उन्होंने ये बात मोदी के गले में डाल दी। फिर उनको बदनाम करना शुरू किया गया, फिर उनको जगह जगह ये कहना शुरू किया गया कि ये व्यक्ति जो है काम नहीं करता है, रैलियां करता है, इलेक्शन लड़ता है। जबकि इलेक्शन वो अकेले ही लड़ रहे थे क्या? कांग्रेस नहीं थी क्या? क्या उसमें ममता बनर्जी नहीं थी क्या? वामपंथी नहीं थे क्या? लेकिन एक आम पब्लिक के अंदर एक अनरेस्ट पैदा करना, उनको डराना, उनको ऐसा हुआ दिखाना कि ये व्यक्ति आने वाले वक्त में आपको खा जाएगा, तबाह कर देगा, जैसा इन्होंने मुसलमानों के साथ किया। और मुसलमानों के दिमाग से वो बात आज तक निकली नहीं है। ऐसा डर, ऐसी दहशत इन्होंने बिठाई है। जबकि मोदी जी ने सबको सिलेंडर दिए, उनके घर बनवाए, उनके शौचालय बनवाए, लेकिन फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा रहता है। क्योंकि जैसे ही वो डर थोड़ा कम होता है, ये फिर उनको भड़का देते हैं। सीए के नाम पे भड़का दिया। तो इस तरह की चीजें ये करने में माहिर होते हैं। और इसमें याद रखिएगा, विदेशों का पैसा लगता है, क्योंकि विदेश चाहते हैं, जो बड़ी कंट्रीज, जो पैसे वाली कंट्रीज, जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज होती हैं, वो हमेशा चाहती हैं कि हमारे समर्थक, हमारी विचारधारा के या हमारे साथ रहने वाले लोग उस देश में सत्ता में काबिज हों, ताकि वो अपने हिसाब से उस देश को एक्सप्लॉइट कर सकें, यहाँ पर अपना माल बेच सकें, यहाँ इस बाजार को इस्तेमाल कर सकें, यहाँ के लोगों को इस्तेमाल कर सकें, उनका दिमाग इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरीके से इन्होंने कोरोना में इस बार वो अफरा तफरी, वो हाय तौबा मचाई, लाशों को झूठे तरीके से दिखाया गया और मीडिया ने तो गजब ही कर दिया। और याद रखिएगा कि मीडिया का रोल अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। आपने अमेरिका में देखा, कोरोना में इतने लोग मारे गए, वहां पर सामूहिक रूप से लोगों को दफन किया गया। उसे कहा जाता है कि एक ही गड्ढे में 30-30, 40-40 लाशें दफनाई गई। आपने कहीं कोई तस्वीर देखी? कहीं अमेरिका की बदनामी करने वाला उनका मीडिया देखा? जो एक दो मीडिया शुरू में थोड़ा सा आगे आया था, वो भी पीछे आ गया। लेकिन हिंदुस्तान में लोगों की मौत के पीछे म्यूजिक लगाया गया, गाने लगाए गए, अलग अलग किस्म की कमेंट्री की गई और ऐसे दिखाया गया कि जैसे मोदी तलवार लेकर निकले हुए हैं और अपने देश के लोगों का कत्ल कर रहे हैं। उनकी मेहनत, उनकी तपस्या, उनकी चिंता को किसी ने देखकर भी अनदेखा करने में ही ठीक समझा। तो मीडिया कैसे बिकता है, मीडिया किस तरह से देश को नुकसान पहुंचाता है कई बार, ये भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये मामूली चीज नहीं है। ये आपके मुल्क को, आपके समाज को और आखिर में आपको धीरे धीरे घुन की तरह खा जाता है। और हां, आजकल एक और नया तमाशा शुरू हो गया है। आजकल एक अफवाह फैलाई जा रही है कि योगी अपनी कुर्सी से हटाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनसे बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हाई कमांड है, वो नाराज है, क्योंकि मोदी जी योगी जी से पीछे रह गए हैं और योगी जी मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर हो गए। अब ये एक नया षड्यंत्र जो है बाजार में फेंका गया है। इसमें वही गैंग शामिल है जो आज तक किसानों के पीछे रहकर, शाहीन बाग के पीछे रहकर और अलग अलग जगहों पे मोदी को बदनाम करने की कोशिश करता रहा है। इसमें सीधी सीधी चाल है कि किसी भी तरह से प्रियंका गांधी को यूपी में हाईलाइट किया जाए, ताकि यूपी में
आने वाले इलेक्शन में 2022 में ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस ग्रैब करे और उसके बाद लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें पाले। अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए सत्ता का रास्ता थोड़ा बहुत, वैसे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत खुल सकता है। तो ये जो है चाल बहुत शातिराना तरीके से चली जा रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि योगी जी जो हैं वो मोदी जी से अप्रसन्न है और मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी वो योगी जी से अप्रसन्न है। अब इस तरह की अफवाहों को आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ये गैंग अपनी गंदगी की हद पर उतर आया है। ये जो होता है ना, षड्यंत्र की नीचता पे उतर आया है। तो इससे बचने के लिए आपको सतर्क रहना होगा, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना होगा और अपने मुख्यमंत्री, अपने प्रधानमंत्री के पीछे एक मजबूत देशवासी की तरह, देशभक्त की तरह खड़ा रहना होगा। तो दोस्तों, बहुत सी चीजें हैं जो मैं अभी शायद मेरे दिमाग में इतना आ नहीं रही हैं। अभी जैसे एक सर्वे, बहुत ही कमाल का सर्वे वामपंथियों और कांग्रेसियों ने, ये देखिए स्टेप बाय स्टेप, कदम बा कदम चल रहे हैं ये लोग। अब ये सब तमाशा करने के बाद इन्होंने एक सर्वे सामने रख दिया पब्लिक को। उसमें ये कहा गया मोदी जी की लोकप्रियता जो है वो 30% तक, 20 से 30% तक गिर गई। कईयों ने कहा 10% तक गिर गई, कईयों ने कहा 15% तक गिर गई और मोदी जी आने वाले वक्त में बिल्कुल धूल में मिल जाएंगे। ये देखिए कितनी, अब वो सर्वे कहां हुआ है, किसने ये कहा है, कौन व्यक्ति है जो मोदी के खिलाफ इतना जहर एकदम से उसके अंदर आ गया, कौन व्यक्ति है जो समझ नहीं रहा। यहां तो एक चाय की दुकान पे बैठने वाला व्यक्ति भी राजनीति जानता है, वो इनको राजनीति सिखा देगा। लेकिन इन्होंने किसका सर्वे किया, किसी को कुछ पता नहीं है। ये हथियार हैं छोटे छोटे, ये धीरे धीरे आपके ऊपर छोड़े जाते हैं, धीरे धीरे आपको मारा जाता है और फिर धीरे धीरे आपकी सत्ता पर, आपके मुल्क पर, आपके दिमागों पर, आपकी सभ्यता पर, आपकी संस्कृति पर, आपके धर्म पर कब्जा कर लिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहूंगा कि बहुत संभल कर रहिए, अपने आसपास नजर रखिए, इनकी हर चाल को समझिए, इनके हर खेल को समझिए और इनके खेल को, इनकी विसात को इनके ही मुंह पर, इनकी ही टेबल पर पलट कर रखिए। तब है मजा, तब कहेंगे कि वाह, हिंदुस्तान के लोग राजनीति करते नहीं है लेकिन राजनीति जानते जरूर हैं। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मास्क लगा के रखिए, दूरी बना के रखिए और अपनों को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।